हाय एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 ऑफ NISM सीरीज 8 का जो है हमारा बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव होते क्या हैं? अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैल्यू इज अ डिराइव्ड फ्रॉम अ अंडरलाइंग एसेट, जिसकी वैल्यू निकलती है अंडरलाइंग एसिड से, सच एज मेटल, एनर्जी, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, कमोडिटीज और फाइनेंशियल एसिड्स। ये इन सभी से कॉमन डेरिवेटिव्स इंक्लूड फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप। ये सब इसके बिहाफ पर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं। फॉरवर्ड ट्रेड होता है, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड होता है, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड होता है या स्वैप्स होते हैं। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई फिजिकल फॉर्म में कुछ है, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में कुछ है तो ही उसको आप डिजिटली ट्रेड कर पाते हो। डिजिटली आप उसको फिर ट्रेड कर पाते हो अगर आपके पास कुछ फिजिकल फॉर्म के अंदर कोई चीज़ आपके पास है। लाइक अ गोल्ड एग्जांपल में, आपके पास अगर गोल्ड है तो आप उसको डिजिटली इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपने सुनी होगी, देखी भी होगी काफ़ी जगह डिजिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपके पास अगर गोल्ड है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और फिर इसके अंदर आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड को हम फॉरेक्स के अंदर कंसिडर करते हैं, तो इसके अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हो इजीली, जिससे आप मल्टीपल रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है गाइज, अब डेरिवेटिव का मतलब एकदम सिंपल, और डेरिवेटिव को और ज़्यादा सिंपल बनाऊं कि अगर कोई चीज़ आपकी फिजिकल फॉर्म में इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसी की वैल्यू एक डिजिटली प्रेजेंट होना, उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी है रिलायंस, रिलायंस तो फिजिकली आपने देखी है ना, उसी कंपनी, अंबानी ओन करता है उसको। अगर अंबानी ओन करता है तभी तो आपको वो डिजिटली फॉर्म के अंदर मिल पा रही है। इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये सब का फिजिकली फॉर्म के अंदर, अर्थ के अंदर एग्जिस्टेंस है, तो ही आपको ये सारी चीज़ें डिजिटली फॉर्म में आपको प्रोवाइड करी जा रही है। क्योंकि हर कोई इन सब चीज़ों को फिजिकली रख ही नहीं पाता, अफोर्ड ही नहीं कर पाता। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बर्डन टैक्स का काफ़ी ज़्यादा रहता है, कॉम्प्लेक्स भी रहता है काफ़ी ज़्यादा ये। तो गवर्नमेंट ने यही सोच कर आपके लिए एकदम सिंपल बनाया, जिससे आप समझ पाएँ कि मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ करना है, तो आप डिजिटली आओ, पैसा दो, ले लो, शेयर्स को लो, गोल्ड को ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, कॉपर ले लो, डिजिटली आके ले लो। क्योंकि हर किसी को फिजिकली फॉर्म में नीड पूरी करते 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 काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है। कैसे कॉम्प्लिकेशंस आती है? गोल्ड अगर आप फिजिकल में स्टोर करने बैठोगे, उसका लॉकर का रेंट, क्योंकि घर के अंदर आप रखोगे तो थीफ थीफ का डर रहता है। तो गोल्ड के अंदर फिर मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं। क्यों? अगर गोल्ड अगर टाइम टू टाइम अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, उसको वॉश की दिक्कत। ठीक है, और गोल्ड को अगर मार्केट में कुछ डिमांड सप्लाई आपको पता नहीं चल रही कि क्या चल रही है। और गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी मिलता है अगर आप डिजिटली इसको इन्वेस्ट करते हो। गोल्ड के अंदर फिजिकल फॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलती। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं आपको डिजिटली। तो गवर्नमेंट इसलिए आपको डिजिटली लेके जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा रिटर्न्स बना सके और गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स बना सके, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा ऐंठने का है। आप मेरे साथ अगर एग्री करते हो तो मेरे को कमेंट करना, समझ जाऊंगा मैं। अब डेरिवेटिव की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड डेरिवेटिव्स कैसे लॉन्च हुए आए। हिस्टोरिकली देखा जाए तो डेरिवेटिव्स का आने का टाइम था 12th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के अंदर। अर्लियर एग्जांपल ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन यूरोप एंड जापान के अंदर सबसे पहले डेरिवेटिव्स को लॉन्च कर आए, सबसे पहले डेरिवेटिव्स आए थे, जिससे आप डेरिवेटिव की एकदम जिसको बोलते हैं ना
वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, कि आपकी जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि एक जापान और यूरोप से ही ये सब चीज़ें चालू हुई थी। 1848 के अंदर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बना, इंट्रोड्यूस करा जिसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को 1848 के अंदर। अब 1973 के अंदर शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो ट्रेड्स को या सिक्योरिटीज़ को हैंडल करने का काम करती है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। अब इंट्रोड्यूस करती है 1973 के अंदर ऑप्शंस को, जो ट्रेड होते हैं। ऑप्शंस जो आपने सभी ने निफ्टी, बैंक निफ्टी देखा होगा, उनके अंदर ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हो आप लोग इंडेक्स के अंदर। अब इंडेक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब 1982 के अंदर अब लॉन्च करा नया कुछ स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर वर लॉन्च, इंडेक्स को लॉन्च करा जिससे आप पर्टिकुलरली किसी 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट ना करके किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के, उन सभी को एक छोटी सी फॉर्म में एक इंडेक्स के अंदर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। इस तरीके से हमारे जो है फॉरवर्ड, जो हमारे जो डेरिवेटिव मार्केट है उसका इवोल्यूशन हुआ। अब ग्लोबल ग्रोथ फैक्टर्स क्या क्या हैं डेरिवेटिव्स के? प्राइस फ्लक्चुएशन इन अ फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन होने लगा, एडवांस इन टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आने लगी जिससे डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ग्रोथ आनी चालू हुई, इनोवेशन हुई इन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, किस अकॉर्डिंग आपको रिस्क मैनेज करना है कि जिससे आप डेरिवेटिव से प्रॉफिट जनरेट कर सको। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, हमने डेरिवेटिव के बारे में बात कर ली। अब हम तो इंडियंस हैं, हमें तो इंडिया के बारे में बात करनी है कि इंडिया के अंदर कैसे डेरिवेटिव का इजाद हुआ। इंडिया डेरिवेटिव मार्केट मिस माइलस्टोन्स क्या है? 1998 के अंदर सेबी कमिट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर अ डेरिवेटिव रेगुलेशंस, डेरिवेटिव रेगुलेशंस के लिए सेबी ने एक 1998 के अंदर ग्राउंड वर्क चालू करा जिससे इन्होंने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च करा। डेरिवेटिव डिक्लेयर एज अ सिक्योरिटी अंडर अ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को सेबी ने इंट्रोड्यूस करा जिसके अंदर आप डेरिवेटिव एज अ सिक्योरिटीज ट्रेड कर पाते हो। 2000 के अंदर एनएससी और बीएससी इंट्रोड्यूस हुए सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी ने इंट्रोड्यूस करे एनएससी और बीएससी, क्योंकि सारे काम सेबी नहीं कर सकती ना, एक इंसान, एक बॉडी कितने ही काम करेगी, उसीलिए इन्होंने दो और गवर्नमेंट बॉडीज़ बनाई, एनएससी और बीएससी, जिनके अंदर इंट्रोड्यूस हुए इक्विटी डेरिवेटिव्स लाइक अ इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस एंड अ स्टॉक फ्यूचर। इन दोनों को इंट्रोड्यूस करा इन एनएससी और बीएससी के अंदर। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज, बीएससी, बीएससी की फुल फॉर्म थी गाइज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों का काम क्या था? रेगुलेट करने का कि डेरिवेटिव मार्केट को इक्विटी डेरिवेटिव लाइक इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस एंड अ स्टॉक फ्यूचर, इन सभी को रेगुलेट करने का काम किसने करा? सेबी ने करवाया एनएससी और बीएससी से। अब हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट्स आ गए। मैंने इसके अंदर ज़्यादा अपनी हिस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं करा क्योंकि पेपर के अंदर हिस्ट्री पूछी ही नहीं जाती, एकदम ना के बराबर जिसको बोलते हैं ना, आपने इंडेक्स भी देखा होगा, उसके अंदर वेटेज इसकी बहुत कम है, ना के बराबर, तो इसके अंदर ज़्यादा वो था नहीं, मैंने इसको इंट्रोड्यूस ज़्यादा इसके अंदर करा नहीं। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं? अब हैजर्स तो आपने बहुत सुना होगा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो ट्रेड्स करती हैं बैठकर, वो सब हैज के बेस पर ही ट्रेड करती हैं, क्योंकि अगर मार्केट दोनों डायरेक्शन में जाता है तो दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर मार्केट जाता है तो अगर हैजर होगा तो उसको रिटर्न मिलेगा, उसको लॉस ज़्यादा बेयर करना नहीं पड़ेगा, कम लॉस होगा, कम प्रॉफिट के साथ उसको खुश होना पड़ेगा। स्पेकुलेटर सब कौन होते हैं? स्पेकुलेटर्स वो बंदे होते हैं जो हम जैसे लोग हैं, जो बैठकर आंख बंद करके ट्रेड करते हैं। जैसे पता ही है आप सभी को, आप सभी लोग कैसे ट्रेड करते हो। हाँ भाई चलो ये ऑप्शन है, चलो ये ले लेते हैं, ये मार्केट जा रहा है, अरे यहाँ नहीं जाने वाला, अरे यहाँ जाएगा, चलो ले लो एंट्री बना लो। अब उसका रिस्क आप मैनेज ही नहीं करते और आप लॉस कर लेते हो। तभी तो सेबी बोलता है कि 99% और 90% लोग ही मार्केट में पैसा गंवाते हैं, वो हम जैसे लोगों से ही पैसा कमा के ये जैसे लोग पैसा अपना भरते हैं। अब आर्बिट्रेज कौन होते हैं? एक्सप्लॉइट अ प्राइस डिफरेंस अक्रॉस अ मार्केट, ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो दो मार्केट के अंदर बैठकर ट्रेड करते हैं।
आराम से प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। दो मार्केट बोल लो या दो डिपार्टमेंट्स बोल लो जिसके अंदर वो बैठ के ट्रेड करते हैं, जिससे प्राइस फ्लक्चुएशन के अंदर, डिफरेंस के अंदर वो ट्रेड करते हैं। अब टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स, कितने तरह के डेरिवेटिव मार्केट्स होते हैं हमारे, अब इसके बारे में बात करिए ज़रा। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट, ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ऑन अ ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, ETD, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट, जो हमारा कंडक्ट कराती है NSE और BSE। ये दोनों हमारे जो हैं ये ट्रेड्स को स्टैंडर्डाइज तरीके से ट्रेड कराने का मार्केट के अंदर काम करते हैं, तभी इनको बोला जाता है स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, और ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर आपको ट्रेड करवाना, जिसका काम है NSE और BSE का, जिसको सेबी ने दिया है। OTC, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, ये अब के टाइम पे होना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, पहले काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट पे होते थे। कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड, प्राइवेटली ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी बट विद हाई रिस्क, ये ऐसे पब्लिकली ट्रेड नहीं होते इन सब के अंदर, एकदम हाईली सिक्योर, एकदम छुपा के बचा के, लोग ऐसे दुनिया से बचा के चोरी छुपे करा जाते हैं ये सारे ट्रेड्स को तो कंडक्ट करा जाता है। अभी आपने ETFs भी देखे होंगे, BTC का, अगर BTC का अब अगर आप मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, इथीरियम का ETF आ रहा होगा, तो वो सभी के सभी लोग कहाँ से, ओवर द काउंटर मार्केट से अपने जो ट्रेड वो हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट स्पॉट के अंदर कर रहे हैं। सभी को पता होगा, ये सब तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। और अब कुछ टाइम बाद अगर फिर बीच में हुआ भी था कि BTC के जो ट्रेडर्स थे या इन्वेस्टर्स थे, ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक हो गया, गैरी गैंगस्लर, माइकल्स, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा गाइज, 3-4 जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सबको हैंडल करती हैं, उन्होंने ओवर द काउंटर मार्केट से शॉर्टेज होने लग गई थी, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट के अंदर उन्होंने अपना कदम रखा था। जब BTC 76 से हाई लगाता हुआ, कहाँ से कहाँ 71 से 74 से हाई लगाता हुआ $1 लाख तब गया था, इसी के बीच के अंदर इन्होंने यहाँ से छोड़ के, ओवर द काउंटर छोड़ के, ETD के अंदर जाके उन्होंने ट्रेड्स को अपना सेटल करी थी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव की क्या है, क्या ज़रूरत है इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, मतलब एक प्रॉपर प्राइस पता चलना, फैसिलिटी प्रोवाइड कराना प्राइस की। अब अनेबल करना रिस्क ट्रांसफ़र बिटवीन अ पार्टिसिपेंट्स, अब इसके अंदर हमारा रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है पार्टिसिपेंट्स के बीच में। शिफ्ट कर रहा है स्पेकुलेटिव ट्रेड टू ऑर्गेनाइज मार्केट, अब स्पेकुलेटिव ट्रेड्स को शिफ्ट करा हमने, जैसे ओवर द काउंटर जो ट्रेड्स होते थे हाईली रिस्की होते थे, इन सभी को शिफ्ट कर दिया हमारे ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर, इन्हेंस कर दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इन्हेंस कर दी हमारी लिक्विडिटी, जिससे आपको इजीली किसी भी प्राइस पर आपको ट्रेड अपना सेट एडजस्ट करने का चांस मिलता है। अब रिस्क इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के अंदर क्या था, काउंटर पार्टी रिस्क, जो डिफॉल्ट बाय द अदर पार्टीज होता था ओवर द काउंटर के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया है। प्राइस रिस्क को ख़त्म कर दिया, लॉस टू एडवांस प्राइस चेंजेस, उसको ख़त्म कर दिया है। लिक्विडिटी रिस्क, आपको था पहले कि आप जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो प्राइस मार्केट के अंदर, उस प्राइस पे अगर नहीं बिक के काफ़ी ज़्यादा या ऊपर या काफ़ी ज़्यादा नीचे आपके ट्रेड्स क्लोज होते थे, उसको क्लोज कर दिया इन्होंने, अगर ETD ने NSE BSE के थ्रू। अब रेगुलेटरी रिस्क, पहले ETD ओवर द काउंटर जो ट्रेड्स होते थे उसके अंदर कोई रेगुलेट नहीं कर रहा था मार्केट को, अब मार्केट को भी रेगुलेट करा जा रहा है NSE और BSE के थ्रू, तो कोई भी मार्केट के अंदर गलत काम नहीं कर सकता, जिससे कोई भी इन्वेस्टर का लॉस नहीं होगा। या ऑपरेशनल रिस्क, इससे भी बचाया गया कि पहले तो ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडगिरी होती थी, उसको शिफ्ट करके एक स्टैंडर्डाइज मैनर के अंदर ऑपरेशनल रिस्क को भी कम कर दिया है। दैट्स इट गाइज, इस चैप्टर के अंदर हमें इतना ही पढ़ना था, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई है। अगर आपको किसी के भी चीज़ की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं
उस पर एक आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हमारे चैप्टर 2।